नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं टॉपिक वाइज लगातार। भारत का भूगोल आज टॉपिक हम देखेंगे। इससे पहले विश्व का भूगोल हमने देखा था। पिछला वाला वीडियो साइड माई ऑप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा, जहां पर हमने विश्व के भूगोल पर आधारित 110 प्रश्न प्रैक्टिस किए थे। आज हम भारत के भूगोल पर आधारित बीपीएससी के जितने भी पेपर हो चुके हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और टोटल 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का विस्तार कहां से कहां के बीच में है? तो भारत का विस्तार आपका आपका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगर बात करते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसी प्रकार अगर बात करते हैं देशांतर को लेकर के तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बाकी ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा कि किसके बीच है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, परंतु अगर जनसंख्या की बात करें तो वो कितने परसेंट है? तो वो आपकी 17% है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये आपका भारत का क्षेत्रफल है, और 2.4% भाग ये क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का है। और संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51 जनसंख्या ऐसी है जो कि निवास कर रही थी, वो भी यहाँ बताया गया है। भारतीय प्रमाणिक समय की अगर बात करें तो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में कितना अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर जो है ये होता है। यहाँ पर देखेंगे 5.5 लिखा जरूर है, पर माइनस लिखा हुआ है, इस अंतर को ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुंडरू जो प्रपात है या जलप्रपात है वो कहाँ पर निर्मित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर जो है वो निर्मित है। अच्छा, स्वर्ण महंगा होता है, हर व्यक्ति को चाहिए होता है। किसी से पूछो चाहिए तो कहेगा हूँ, तो हूँ से हुंडरू याद रख सकते हैं। स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगला, रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ऊंचाई इसकी 320 फीट है। भारत की सर्वोच्च चोटी इनमें से कौन सी है? तो जब भारत की बात होती है तो गॉडविन ऑस्टिन है। और अगर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की तो ये आपका 8,848.86 मीटर नेपाल की। भारत की गॉडविन ऑस्टिन है 8,611। कंचनजंगा इसके बाद 8,598 मीटर, और मकालू नेपाल में 8,463। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। और इस पर पीओके यानी पाकिस्तान का अवैध भी कब्जा है, जिसको पीओके क्षेत्र कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर करके। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा इनमें निम्न के बीच होती है। तो हिमरेखा किसके बीच होती है? ये होती है आपका 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में। बाकी हिमरेखा की ऊंचाइयां अलग अलग जगह अलग अलग होती हैं, वही यहाँ बताया गया। हिमालय का पर्वत पदीय जो प्रदेश है वो इनमें से कौन सा है? तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश में शिवालिक जो है आपका आता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक के जो उत्तरी ढाल है लघु हिमालय, उसके दक्षिणी ढालों के बीच अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां भी आपको देखने को मिलती हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे में हुआ है? तो ये आपका सेनोजोइक में जो है वो हुआ है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण। अगला क्वेश्चन, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए किससे में हुए? तो ये आपका सेनोजोइक महाकल्प जो है इसमें निर्मित हुए। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण भी है, वो यहाँ बताएगा। छोटा नागपुर का पठार आपसे पूछा गया है, इनमें से जो है वो है तो कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। भारत में भू आकार की रचना के संबंध में इनमें से कथन दे रखे हैं, उनको विचार करना है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। कथन पूछा गया सही कौन सा है? तो तीनों कथन यहाँ सही है, चौथा केवल यहाँ पर गलत है। बाकी अगला, इनमें से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो मेघालय में क्या नहीं आता है? भुवन पहाड़ियां नहीं आती। बाकी गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियां मेघालय में आपकी आती हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ एक व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये किसका खनिज है? ये आपका टाइटेनियम का जो है ये खनिज है। इल्मेनाइट और रूटाइल करके दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा कितनी है? जो कि यहाँ पर चारों ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है। भारत की तटरेखा की अगर बात करते हैं तो मुख्य
भूमि से लगे कुल तट की लंबाई है 5422 करके, और अगर बात करते हैं मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई तो वो 2094 किलोमीटर करके। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ भी मिला देंगे तो 7516.6 किलोमीटर, यानी कोई विकल्प यहाँ सही नहीं है। जो मेन आपको याद रखना है ना, वो ये टोटल वाली याद रखनी है, जो संपूर्ण तट रेखा दे रखी ना 7516, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो क्या कहते हैं इनको? इनको हम सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। किसमें? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। बाकी पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। औसत ऊंचाई लगभग 1200। केरल में से क्या कहते हैं? सहा पर्वतम के नाम से इसे केरल में जो है वो जानते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है कौन सा है? तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो कोई भी नहीं होगा। दिए गए विकल्पों में नाथुला सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, उसके बाद नाथुला की ऊंचाई भी दी गई 4400 मीटर, फिर जोजिला की ऊंचाई दी गई है जिसमें फीट में अच्छा दे रखी है, फिर रोहतांग दर्रे की ऊंचाई है, खैबर दर्रे की ऊंचाई, परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित जो दर्रा है उसका नाम है यांगजी दीवान, जिसकी ऊंचाई 5890 मीटर है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो प्रश्न में पूछा गया था ना, वो यहाँ पर क्या कह रहा था, जो सर्वाधिक ऊंचाई, वैसे भारत वर्ड यूज नहीं किया गया था तो नाथुला के साथ भी जा सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पर तो वह दर्रा करके लिखा है तो ऑप्शन में से भी दे सकते हैं, पर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी दे दिया गया है, ये एक कारण जो है वो हो सकता है। बाकी यांगजी दीवान दर्रा का नाम याद रखिएगा और इसकी ऊंचाई 5890 मीटर। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में आपका लक्षद्वीप टापू जो है वो पड़ता है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। प्रवाल भित्ति होना चाहिए था, वही कहने का मतलब है। बाकी लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही ऐसे हैं जो आबाद हैं। बाकी एक लास्ट में पॉइंट ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट दिया गया है कि लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकाय जो है वो कहते हैं। मिनिकाय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। कावारत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकाय जो है वो कहते हैं। अगला देखते हैं, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप इनमें से क्या है? तो प्रवाल उत्पत्ति का है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? तो ये आपका महाराष्ट्र का एक अंग है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार अगर बात करते हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग एमपी कुल भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश 25.14, अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा 79.33, छत्तीसगढ़ 41.21, उड़ीसा 33.50 और महाराष्ट्र का परसेंटेज है 16.51। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये आपका नीलगिरी पहाड़ी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ये भी आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? नीचे साइड पड़ेगा तो इसमें से आपका कार्डेमम पहाड़ियां जो है वो सही हो जाएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां क्या हैं? कार्डेमम पहाड़ियां। बाकी इसमें ये भी लिखा गया है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा है। दूसरा, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, भारत का सर्वोच्च नहीं, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर की अगर बात करें तो अन्नाई मुड़ी या अन्नामलाई पर्वत चोटी है आपका। अन्नाईमली के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, तो इलायची की पहाड़ियां कह लीजिए, कार्डेमम की पहाड़ियां कह लीजिए, यही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य इनमें से कौन से हैं? तो कौन से हैं आपके? पहला ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र।
राम महान है आप करके ट्रिक कई बार बताई है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में अगर बात करें 12वें नंबर पे इनमें से कौन सा आपका राज्य है। 25 क्वेश्चन अब तक हमारे पहुंच चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा जितने लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बिहार। तो बिहार आपका है क्योंकि किस नंबर पे है, तो जनसंख्या के अनुसार तीसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 12वें नंबर पे है। बाकी यहाँ पर तेलंगाना का जब गठन हो गया था उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर का जब पुनर्गठन हो गया उसके बाद बिहार का स्थान फिर से 12वां हो गया। ये पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है क्योंकि बिहार का ही आप पेपर देंगे तो इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो कहाँ पर देखने को मिलती है ये जनजाति, ये आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और ये द्रविड़ भाषा परिवार से जो है वो संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु ये सब भाषाएं प्रमुख हैं। इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो कहाँ पर नहीं की गई है, हरियाणा में नहीं की गई है। जनजातीय समुदाय यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है जनजाति भील जाति कहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके अलावा भील जनजाति भारत के गुजरात में भी देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान में भी देखने को मिलती है भील जनजाति। इनमें से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी है जो कि आपसे कह रहा है गलत है, सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। अब ऊपर बताई थी भील जनजाति तो पहला तो सही है, गलत जो है वो टोडा जनजाति केरल लिखा हुआ है। दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो टोडा जो यहाँ पर गलत था वो तमिलनाडु की जनजाति है। बाकी भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोटा जनजाति तमिलनाडु, टोडा जनजाति तमिलनाडु। तो ये आपको याद रखनी है जिसमें सबसे ज्यादा भील जनजाति पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं। तो कहाँ मिलती हैं आप सभी को पता है, देवप्रयाग में मिलती हैं और इसका नाम भी अलग अलग जगह अलग अलग है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से नदी जो है उसका गंगा नाम जो है वो पड़ा है। देवप्रयाग जो है उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग है उनमें से एक आता है। अगला है भारत में यरलुंग जंगबो नदी, ये जो नदी आप देख रहे हैं इसको किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये नदी जो है तिब्बत में सांगपो और बंगाल में जमुना कहलाती है। ये आप जो देख रहे हैं पॉइंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो कौन सा सही हो जाएगा, आंसर इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये आपका हो जाएगा। उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है और महानदी की और भी सहायक नदियां हैं जिसमें ये सभी नाम दिए गए हैं। बाकी उड़ीसा की है, इसको ध्यान रखिएगा। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। तो कौन सी गिरती हैं, दोनों, ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र का, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, इतनी नदियां आपकी जो देख रहे हैं ये कहाँ पर गिरती हैं, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इनमें से गंगा नदी घाटी का मुख्य अगर भाग की बात करें कि गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है, तो कौन सा उपनदी है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है। ये सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है और सोन नदी दक्षिण गंगा से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली कौन सी है, पहली यमुना है और ये कहाँ पर मिलती है, जो पटना के पास जाकर के गंगा में मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर देखेंगे इसी के बारे में डिटेल में भी बताया गया है। अच्छा, बराकर नदी किसकी सहायक नदी, दामोदर की सहायक नदी है। यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया था गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग, कौन सी उपनदी है, गंगा नदी घाटी का कौन का जो भाग है वो कौन सी उपनदी है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इसी ऑप्शन के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। तो सबसे ऊपर पॉइंट लिखा था ना उत्तरी कोयल, ये झारखंड में बहने वाली नदी, बस इसको भी याद रखिएगा क्योंकि तीनों के नदियों के बारे में एक एक ही पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाला है। अगला है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के कौन से जिले में स्थित है।
तो कहाँ पर है, ये आपका पटना में है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित ही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कानपुर तो है, उत्तरकाशी आपका नहीं है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। गंगा नदी की प्रधान शाखा क्या है, भागीरथी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, और उत्तरकाशी का संबंध किससे है, भागीरथी से है, ना कि आपका गंगा से है। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर यहाँ हो जाएगा उत्तरकाशी। कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो कौन सा है, लेह जो है यहाँ पर सबसे सूखा स्थान है, भारत का सबसे शुष्क स्थल। अगला है अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु उनकी जलवायु में जो भिन्नता देखने को मिलती है वो कौन से कारण से होती है, उनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है अमृतसर और शिमला में। अगला है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन से मानसून से, उत्तर पूर्वी, वापस होते मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर संवहनिक वर्षा। आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा जो है वो आपका प्राप्त होता है। अगला है दोमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो कौन सा मिलता है, सभी प्रकार के कण मिलते हैं, चाहे बालू कण हो, चिकना कण हो, पांसू कण हो। दोमट मिट्टी की अगर बात करें तो उसमें 40% बालू के कण होते हैं, 40% मृतिका के कण होते हैं और 20% गाद के कण होते हैं। अगला कह रहा है पौधे को सबसे अधिक पानी कौन सी मिट्टी में मिलता है, तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा नमी होती है, पानी होता है, और पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा इसी मिट्टी की होती है। निम्नलिखित शहर नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो किससे होती है, त्रिवेणी नहर से जो है बिहार में आपको सिंचाई देखने को मिलती है। बाकी गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है, ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, वो भी यहाँ बताया गया है। अगला क्या दे कह रहा है कि कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक आपको बताने हैं कौन कौन से यहाँ पर हैं। तो उच्च उत्पादन करने वाली किस्म के बीज, बिल्कुल, सिंचाई भी आपका आएगा, बिल्कुल, ग्रामीण विद्युतीकरण भी आएगा, और ग्रामीण सड़कें और विपणन भी आएगा। तो चारों के चारों आपके यहाँ पर सही है। किससे संबंधित, ये आपके हैं हरित क्रांति के घटक से संबंधित। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो कुशल सिंचाई करेंगे, गुणवत्ता युक्त बीज भी यूज करेंगे, कीटनाशक का यूज करें, उर्वरकों का यूज करेंगे, तो इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो किससे है, ये आपका सभी से है, चाहे वो हरित क्रांति की बात हो, चाहे वो श्वेत क्रांति, चाहे वो नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि इसमें तो बाकी इंद्रधनुषीय क्रांति बताई गई कि केंद्र सरकार 2000 में लाया था, बाकी नीचे भी बताया गया जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली, लाल, सुनहरी, भूरी, रजत और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति, ये सभी भी होती है। अगला है काली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित। बाकी गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका प्याज उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। अगला, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका है उत्तर प्रदेश, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, अच्छा बाकी इसमें यह दिया गया है कि प्रश्न काल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, और 2020-21 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग सर्वाधिक गेहूं उत्पादक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का नंबर आता है। तो आपको ये लेटेस्ट का टॉप 3 याद रखना है। पहले पे तो यूपी है, आंसर भी यूपी रहेगा, परंतु टॉप 3 में दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब। सबसे अधिक गेहूं कहाँ पैदा किया जाता है, तो यूपी में होता है, ये हम बता चुके हैं। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान आपका, और बिहार और उत्तर प्रदेश, ये सही होगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश। गन्ना तो आप जानते हैं यूपी में ही, पर उसके अलावा बिहार में है। बाकी यहाँ पर क्रम भी दिया गया है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार, फिर हरियाणा, फिर पंजाब। अगला, भारत के इनमें से किन राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को, गन्ना के कारण ही कहेंगे, और साथ ही साथ गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में है, उसी से चीनी बनती है। 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अब तक। वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। टोटल 150 क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 51 प्रश्न की तरफ। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी ट्रेडर सर्च करके जुड़ सकते हैं। पीडीएफ वगैरह जो भी सेट में 500 लाइव होते जा रहे हैं उसकी पीडीएफ हम वहां पर भेज देते हैं। इससे पहले सेट 1 सेट 2 विद आंसर सब भेज चुके हैं, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अपडेट वगैरह कोई होती, न्यूज वगैरह होती, वो भी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो आपका है जम्मू कश्मीर।
यहाँ पर प्राचीन काल से ही आप देखेंगे तो केसर का उत्पादन होता है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। नकदी फसल इनमें से कौन सी कह रहा है? नहीं है। जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। आंसर हो जाएगा ज्वार। आपको पता होना चाहिए कि नकदी फसल जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है, जिसमें खाद्य फसलें या खाद्य फसल है, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दलहन आता है। गैर खाद्यान्न फसल नकदी फसल उन्हीं को कहते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका तिलहन, मूंगफली, रेपसीड, सरसों और इसी में ही रेशेदार में कपास, जूट, मेस्ता इस तरीके से आता है। और बागानी फसलों में चाय, कॉफी, रबड़ आता है और अन्य में गन्ना, तंबाकू, आलू आता है। तो ये सारे ही वैसे याद करने वाले हैं क्योंकि इनमें से पूछ लिया था क्वेश्चन। आप एक जो मेन आधार देख पा रहे हैं ना, वो एक खाद्यान्न फसलें हैं और एक गैर खाद्यान्न फसलें हैं। जो खाद्यान्न है उसमें अलग टाइप है और गैर खाद्यान्न में भी टाइप है, जिसमें रेशेदार, बागानी ऐसे करके दिया हुआ है। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा, वही यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट। आंसर पहला हो जाएगा। बैलाडिला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यहीं पर हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन जो है वो किया जाता है। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित हैं? तो झरिया में आपकी ये पड़ती हैं कोयला की खानें। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में आपका जो है ये स्थित है और अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर आपका स्थित है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये आपका होता है झारखंड में। और अगर बात करते हैं ये झरिया कोलफील्ड शील्ड में हो रहा है, वो तो लिखा ही। अगला है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यह आपका कोयला पाया जाता है। भारतीय उद्योग कोयला की भारतीय कोयला उद्योग की अगर बात करें तो निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है। निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें। पूछा गया इनमें से सही कौन सा है? तो इनमें चारों के चारों आपके यहाँ पर सही हैं। भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं में ये सभी समस्याएं आपकी आती हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है डिगबोई, असम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। डिगबोई, असम। और ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी घाटी। अगला है, भारत में सर्वप्रथम तेल प्रति ऊर्जा संकट कब आपका आया? तेल या ऊर्जा होगा। तो आंसर की बात करते हैं 1970-1980 के दौरान। अगला है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितनी थी? तो ये 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी। अगला, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है वो करता है? तो कौन करता है? कर्नाटक इसमें जो है सबसे ज्यादा। और ये 2020 में ही आया क्वेश्चन, यानी आंकड़ा आपका नया भी है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक पहले नंबर पर है, जिसकी क्षमता भी दे रखी है 7355.17 करके, 7355.17 मेगावाट करके। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। और यहाँ पर आंसर देखेंगे तो चारों के चारों सही हैं। तो सभी पॉइंट की बात कर लेते हैं क्या? कृषि और घरेलू उत्पादन उत्पोद जो उपभोक्ता हैं उनको उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय करना, प्रसारण और संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। ये चारों के चारे आपके यहाँ सही हैं। पूछा जो गया था वो राज्य विद्युत बोर्डों को की जो वित्तीय रुग्णता है उसके संदर्भ में पूछा गया था, धन संबंधित जो है। अगला है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो ये टाटा नगर में आपका पड़ता है टिस्को। और अगर बात करते हैं है क्या टिस्को, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, जो कि अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने का नाम 1900 स्थापना जो है 1907 में की गई थी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा या फिर जूट। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। जितने बिहार वाले क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये सब रट के रखिएगा, सब किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। तो बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा पाया, तो जो तांबा उद्योग है वो स्थापित है? तो आपका खेतड़ी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जहाँ पर तांबा उद्योग स्थापित है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में आपका ये पड़ता है। तांबा की खादानें यहाँ पर पाई जाती हैं। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है।
इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके बारे में तो झुंझुनू जिले में आपका जो है ये स्थित है, वो यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको सड़क मार्ग के द्वारा जो है वो जोड़ती है। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2001 में। 4 महानगरों को जोड़ती है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो 12,341 त्रिवेंद्रम सेंट्रल करके जो आप देख रहे हैं, ये आपका यहाँ हो जाएगा। बाकी ये भी लिखा गया है, प्रश्नकाल के समय था। बाकी भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा, इसका आरंभ कब किया था? तो ये किया था 1986 में। अगला, भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो आपका देखेंगे समय 1850 में। सबसे पहले टेलीग्राम सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी, और विकल्प के अनुसार इसलिए कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो ऊपर ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन जो दिया गया है वो भी है नहीं। एक चीज ये भी किया गया, टेलीफोन सेवा की औपचारिक शुरुआत हुई थी 1882 में। अगला है, पाट रीजन अंचल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका झारखंड में जो है वो पड़ता है। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में जो है आपका ये आता है। अधिकांश भाग झारखंड राज्य में है। अगला है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड, यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था, इसीलिए क्वेश्चन बार बार बिहार में यहाँ से बन रहे हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इन जो राज्य है इनका सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा आपका? मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। वैसे ऑप्शन में राजस्थान है नहीं। उसके बाद यूपी आ जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार। इसमें बिहार का जरूर आपको रटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पर तो बाकी क्षेत्रफल भी आप देख सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश का याद कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा, वैसे तो इससे भी ज्यादा राजस्थान का है। राम महान ने ट्रिक बताई थी आपको। अगला है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर जो बड़ा जिला है वो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग कच्छ हो जाएगा। बाकी यहाँ पर लेह लद्दाख सबसे बड़ा जिला है, वो आपको याद रखना है ऑफिशियल के अकॉर्डिंग। वैसे ऑप्शन में लेह लद्दाख दिया नहीं गया है, दिया तो गया है वैसे। तो कच्छ का कितना दिया गया है? कच्छ गुजरात का दिया गया 45,674, और ये 4500 है, तो फिर तो ऐसे कच्छ ही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, तो यही सही है, ठीक है। बाकी लेह लद्दाख का 45,100 है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर विकल्प ए को माना है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है। अगला देते हैं, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? टोटल 7 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सभी आपके हो जाएंगे। गद्दी पूछा गया, लोक निवासी कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश के हैं, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो गारो पहाड़ी के निवासी हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गारो जनजाति कहाँ की है? असम, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय? तो अभी बताया था इन सभी में पाई जाती है, सभी होना चाहिए। गारो जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है, इसलिए कोई विकल्प यहाँ सही नहीं होगा। गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है? तो 6000 मीटर तक जो है ये होती है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी इनमें से कौन सी है? तो गंगा नदी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। गोदावरी की अगर बात करते हैं तो 1465 किलोमीटर जो है वो गोदावरी की लंबाई है। नर्मदा नदी 1312 है और महानदी 851 है। अगला है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर शहर है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर। उसके बाद बात करते हैं तो फिर पटना आता है, उसके बाद बात करते हैं फिर वाराणसी आता है, फिर आता है इलाहाबाद। आंसर हो जाएगा कानपुर, बाकी पटना भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है, सतलज भी, सिंधु भी, उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सतलज नदी की बात करते हैं
तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल झील से निकलती है। सिंधु नदी की बात करें तो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अगला है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। सुबनमिरी, तिस्ता है, जयमोली है। तिस्ता वैसे देखने को मिल जाता है एग्जाम वगैरह में। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना आपको करना है और यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा गलत है। तो जो सही है उनको पढ़ लेते हैं। अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर डिपेंड करती हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में ज़्यादा अधिक है, खड़ी है, तो ये भी आपका सही है। परंतु तीसरा गलत है कि प्रायद्वीपीय जो नदी है वो हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती, ये आपका गलत है। केवल पहला दूसरा सही है। कौन सी नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर के भ्रंश घाटी से होकर के जाती है? ये भी क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। नर्मदा नदी आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के मध्य जो भ्रंश घाटी है उससे होकर के बहती है। अगला कह रहा है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां इनमें से कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ये दोनों नदियां याद रखिएगा, पूछा जाता है। कावेरी नदी इनमें से कौन से राज्यों से होकर के बहती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर के ये बहती है। बाकी कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकल करके, इतना डिस्टेंस भी लिखा गया, वो उतना याद नहीं रख पाएंगे तो उसकी जरूरत नहीं है। बाकी ये भी लिखा है कि श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण भी करती है। अगला कह रहा है सोन नदी, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी छोटा नागपुर के पठार से। ये भी सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, लंबाई इसकी 592 किलोमीटर। इनमें से कौन एक भूमि बंधित नदी है? तो कौन सी है आपकी भूमि बंधित नदी? ताप्ती, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? आंसर की बात करते हैं, लूनी नदी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। ये भी लिखा है लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और ये कच्छ के रन में जाकर के मिल जाती है और दलदली क्षेत्र में ये विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है, बाकी सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, ये आपको पता है बिहार की कोसी नदी, सबसे ज्यादा बाढ़ इसी के कारण से बिहार में आती है, बिहार का शोक के नाम से भी जानते हैं। दामोदर नदी, कोयल नदी, स्वर्ण रेखा नदियां इनमें से किससे होकर के जाती हैं? तो किससे जाती हैं? छोटा नागपुर का पठार, आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित होता है, जिसका क्या कारण है? स्थल और समुद्र का विभेदी तापन, पहला ऑप्शन। तो भारतीय मानसून की अगर बात करते हैं तो उसकी जो दिशा होती है 6 महीना तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहती है और बाकी 6 महीना रहती है ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई, स्थल और समुद्र का जो विभेदी तापन होता है उसी को लेकर के। बाकी अलग अलग पॉइंट की बात की गई है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं। अगला क्वेश्चन, आम्र वर्षा मैंगो शॉवर जो है वो है इनमें से क्या है? तो इसको हम कहते हैं कर्नाटक और केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाजम कहते हैं और मई महीने में होने वाली वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा। तो मई महीने वाला यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, क्योंकि इस वर्षा में से आम के फल पकने लगते हैं, ये कारण यहाँ पर दिया गया। अप्रैल मई में बंगाल और असम में अप्रैल मई में होने वाली जो तड़ित झंझावत है उस साथ वर्षा को काल वैसाखी कहते हैं। तो ऑप्शन में ऐसा कोई भी नहीं है। आम की बौछार टपकना इस तरीके से लिखा है, जबकि आमों का पकना एक्चुअल में होता है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो तमिलनाडु राज्य आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। लौटते हुए मानसून से वर्षा आपकी होती है, 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चेरापूंजी कहाँ है? आप सभी को मेघालय पता है राज्य में है। मासिन राम की अगर बात करते हैं तो वो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मासिन राम हो गया है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं दे रखी हैं, प्रदेश दे रखे हैं और कौन सा किससे संबंधित है उसके लिए ऑप्शन दिए गए। हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। जैसे केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन जो है उसकी स्थापना की है। टोटल 22 बाढ़ प्रभावित राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में 328 स्टेशन को ऐसा चुना भी गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो
सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाढ़ प्रभावित में 44 स्टेशन आ रहा है, और 43 स्टेशन की बात करें तो बिहार दूसरे नंबर पे है। ये आप याद रख सकते हैं। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय और गिरिपात क्षेत्र है, और बाकी और कौन कौन से सम्मिलित है उनकी बात की गई है। सूखा से प्रभावित क्षेत्र में मध्य पूर्वी भारत आता है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है। कुछ पश्चिमी तट हैं जो कि अरब सागर में भी आते हैं, वो भी यहाँ लिखा है। इस प्रकार से सही मिलान आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, करेवास मृतिका जो कि जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, केसर का, वो उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये पाई कहाँ जाती है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जिसका नाम है जैफरॉन। केसर की खेती कश्मीर घाटी इसके लिए प्रसिद्ध है। 101 प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं, यानी 50 क्वेश्चन और शेष रह गए हैं। जो भी लोग वीडियो में बाद में जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। और प्रश्न बढ़ता है अगला, रेगुर मिट्टी, ये पूछा जाता है कई बार, रेगुर मिट्टी जो है किसका नाम है, तो आप सभी को पता है काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी जो है वो कहा जाता है। और भी जैसे नाम है वो भी आगे इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे बाकी इसमें भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है, इसका विस्तार वो देख सकते हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है इसका भाग, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो सब भी यहाँ लिखा हुआ है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है रेगुर नाम किसका है, तो काली मिट्टी का नाम रेगुर है, ये आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है किससे, वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। मिट्टी जब पेड़ लगा देते हैं ना, तो मिट्टी की जो जड़ होती है उसको बांध लेता है, इससे जो कटाव होता है मिट्टी का वो नहीं होता है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो किसके रूप में, जियोसिनक्लाइन के रूप में। और इसी को ही हम भू अभिनति गर्त के रूप में भी वर्णित करते हैं, वही यहाँ पर नाम जो है वो लिखा हुआ है। गंगा के मैदान की पुरानी जो कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं तो ये बांगर कहलाती है। मिट्टियों का रंग पीला जो होता है वो रक्ताभ भूरा पाया जाता है, वो लिखा है। इनमें से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो वो मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, जो कि आपका नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी के निर्माण की अगर बात करें, नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है, और देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दो भागों में बांटा जाता है, एक नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी, और एक आपका प्राचीन जलोढ़ या बांगर मिट्टी। तो अधिकतर इनके नाम पूछे जाते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं। निर्माण नदी के बाढ़ से मैदानी क्षेत्र में होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। और प्राचीन की अगर बात करें तो मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूरी, कुछ ऊंचाई पर आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या परसेंटेज है, तो 20.7% आपको ये देखने को मिलता है। बिहार में वन आवरण कितना है, तो वो भी यहाँ लिखा है 7.84%। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो मिजोरम में आपको देखने को मिलता है। परसेंटेज में अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वन आवरण कहाँ पर है, मिजोरम में है, 85.53% देखने को मिलता है। बाकी सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश आपका आता है। ये आपका परसेंटेज में मिजोरम है, वैसे आपका मध्य प्रदेश है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा संख्या में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन ऐसे करके ऑप्शन हुए हैं। तो आंसर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है जब बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की। और टोटल संख्या है कितनी, तो 48 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी संख्या है, तो ये आपकी 96 है। अगला है, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितनी है, तो इसको लेकर के लिखा है लगभग 12,852 है अनुमानित संख्या। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संदर्भ में इनमें से कथनों पर विचार करना है आपको, वो यहाँ बताए गए हैं। डायरेक्ट बात करते हैं कि सही कौन सा है, तो पहला और चौथा यहाँ सही है। तो पहला था क्या, वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई है। और थर्ड सही था, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिसमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा नहीं, चौथा वाला सही है, ये तो गलत है। 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गलत है, उसके लिए परसेंटेज दिया भी गया है कि यहाँ पर 35 बड़े नगरों में 48% नगरीय जनसंख्या निवास नहीं करती है। वैसे इतना सब याद करेंगे तो और कंफ्यूज होंगे, तो मेन ही मेन आपको ध्यान रखना है जो नीचे परसेंटेज यहाँ दिया गया है। कुल साक्षरता दर 1991 में कितनी थी, उसके बाद 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी।
2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता 73%, पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6% और अंतरता 16.3%। तो ये आपको 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर की अगर बात करें तो 17.7% थी। बात करते हैं ना पिछले 10 वर्षों के अगर कंपैरिजन की। बाकी ये ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। वो कथा कहानी खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए थे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज था लगभग कितना था? तो 31% आपको ये देखने को मिलता है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये गंडक से जो है वो निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से? गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबी बैराज बनाया गया है, उसी को लेकर। अगला है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से ये पानी आता है, ये आपका सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना किसकी है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की है, ये आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर जो है आपका ये बनाया गया है। ये काफी पूछा भी जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। कौन सी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात आपका स्थित है? कावेरी नदी पर आपका स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। उद्गम कहाँ से होता है इसका? कर्नाटक के अंतर्गत कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अगला है, पट्टी सीमा परियोजना इनमें से किन नदियों के एकीकरण से जो है वो जुड़ी हुई है? तो ये कहाँ से जुड़ी हुई है? कृष्णा और गोदावरी से जो है वो जुड़ी हुई है, और आंध्र प्रदेश सरकार जो है उसके द्वारा इसको कार्यान्वित जो है वो किया गया है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है कहाँ पर? तो ये आपका महानदी पर जो है वो तैयार किया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक योजना है आपकी, और हीराकुंड बांध इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। मैथान, बैल पहाड़ी और तिलैया बांध, तिलैया बता चुके थे, बराकर नदी भी आया भी था, तो बाकी दो भी आप याद रख सकते हैं। बराकर नदी आपका सही हो जाएगा। दामोदर की सहायक नदी है आपकी बराकर नदी, जिस पर दामोदर घाटी परियोजना के पहले चरण में इसको किया गया था, तो दामोदर की सहायक नदी। इनमें से कौन से एक मीठे पानी की झील है? तो ये आपकी कौन सी है? इन सभी में से कोई भी नहीं होगा या एक से अधिक। तो वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, लोकटक झील लोकताक मणिपुर में है आपका। ये दोनों मीठे पानी की झील हैं। और यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो चिल्का दिया गया है, वो भी आपका खारे पानी की झील है। चिल्का उड़ीसा में है और सांभर जो है आपका राजस्थान में खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झील ये दोनों है मीठे पानी की, वूलर और लोकटक है। ऑप्शन में वूलर दिया गया, लोकटक भी दिया गया, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन वाला ऑप्शन यहाँ पर इनमें से एक से अधिक जो है वो हो जाएगा। भारत में कौन सी कृषि वित्त का स्रोत ही नहीं है? तो ये आपका सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रश्न में नहीं दे रखा है, जबकि ये सभी के सभी हैं। इसीलिए इनमें से कोई नहीं आंसर दिया गया है, क्योंकि ये सभी आपकी कृषि वित्त के स्रोत में आती हैं। अगला, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाने से होता है। मिश्रित खेती इसी को कहते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में क्या इनमें से सही है? तो डायरेक्ट पहले आंसर की बात करते हैं। दूसरा और चौथा यहाँ पर सही है। चौथा यहाँ पर है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। और दूसरा भी सही था, यानी इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तो ये दोनों आपके यहाँ पर सही है। अगला है, नकदी फसल में सम्मिलित कौन इनमें से नहीं है? तो कौन नहीं है? गेहूं जो है इनमें से सम्मिलित नहीं है। नकदी फसलों में गन्ना आता है, कपास आता है, जूट आता है, तंबाकू आता है, तिलहन आता है। ये सब प्रमुख फसलें हैं। गेहूं की फसल नकदी फसल नहीं होकर के खाद्य फसल है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति किसमें की है? तो गेहूं के उत्पादन में की है, ये सही हो जाएगा। 1965 में हरित क्रांति आई थी, उससे आपको पता है उन्नत किस्म के बीज आए थे। प्रमुख खाद्य फसल इनमें से कौन सी है? दलहन जो है, नहीं, चावल जो है आपकी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा प्रमुख खाद्य फसल के रूप में। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो यहाँ पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, और 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। ये चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा पर है। अगला कह रहा है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है, ये बता चुके हैं हम आपको। भारत में कौन सी फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मूंगफली यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है? तो महाराष्ट्र यहाँ पर सबसे बड़ा कपास उत्पादक के रूप में जाना जाता है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना आपका सही होगा। बाकी इसमें लिस्ट दी गई 2021-22 की, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना हम बता चुके हैं। अगला है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते हुए
क्रम में आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा तो आपका यूपी है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है। ये घटते हुए क्रम में आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 2022-21 की रिपोर्ट दी गई जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु ये सभी गन्ना उत्पादक राज्य हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल इनमें से कौन सी है? तो आंसर की बात करते हैं, मूंगफली आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक इनमें से राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और देश में कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68% है जो कि आपका रबर उत्पादन से संबंधित है। बाकी यहाँ पर कुछ रबर उत्पादक जिले हैं जिसमें एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम ये सब हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जो कि रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा हो जाएगा? केरल आपका ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता इनमें से किसका है? तो प्रश्न काल में भारत जो है विश्व में चाय और दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, चावल भी है चाय भी है, क्योंकि स्टार इसीलिए लगा हुआ है। बाकी अगर वर्तमान में देखें इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर तो दाल होगा, ये वर्तमान के हिसाब से दिया गया है। अच्छा, बहुत से आंकड़े हैं पुराने के हिसाब से अपडेट करके दिए गए, ये चीज अच्छी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ना तो चावल ना दाल याद करिए, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता के अकॉर्डिंग दाल ही याद करिए क्योंकि लेटेस्ट का है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो किन में नहीं है? तो ये आपका गिरनार जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका चाय बागान नहीं है। कानन देवन पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में? केरल राज्य के कौन से जिले में? इडुक्की जिले में। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो किस में नहीं है? पुलनेज जो आपका है ये क्षेत्र कर्नाटक में नहीं आता है। बाकी ये वही इसमें भी लिखा है कि कर्नाटक के चिकमंगलूर है, कोडागू, कुर्ग जिला है, हासन जिला है, ये सब आपके किसके लिए फेमस हैं? ये सब आपके फेमस हैं कॉफी उत्पादन के लिए। बाकी बुदनगिरी कर्नाटक में, भारत में सबसे पहले कॉफी के पौधे यहीं पर लगाए गए थे। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका करता है? तो चाय का उत्पादन करता है, ऐसा प्रश्नकाल के अकॉर्डिंग लिखा है कि अनाज, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन का भारत आयात और चाय का निर्यात करता था, जबकि 2020-21 की बात करें तो भारत के निर्यातों में चाय की परसेंटेज हिस्सेदारी 0.25% या लगभग बराबर है। और 2020 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चौथे स्थान आ गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाय है, पर अब ये चौथे नंबर पे खिसक गया है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा पटसन उत्पादन में। दूसरे क्रम में जूट उत्पादक राज्य बिहार है, ये भी याद रख सकते हैं। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा नंबर आता है? तो बिहार इसमें दूसरे नंबर पर आपका आता है। बिहार राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अयस्क भी कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी एल्यूमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड है, ये विश्व में एल्यूमिनियम और गैलियम का मुख्य स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, किसमें नहीं है? तो ये आपका पंजाब में नहीं है, बाकी सभी जगह है। लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं, उत्तर पूर्वी जिसमें झारखंड और उड़ीसा आता है, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक, गोवा ये सभी आते हैं, और अन्य क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल आता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो आपका यहाँ पर राजस्थान और कर्नाटक दोनों ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए स्टार लगा हुआ है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो आपका इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आपका चिली है। किसका? तांबा का। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन में कोई भी नहीं यहाँ पर होगा। खनिज के उत्पादन भारत विश्व में अग्रणी किस में है? तो इनमें से किसी में नहीं है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन ई वाला जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो झारखंड आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 अब प्रमुख राज्य में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आता है। तो टॉप 3 याद रखिए कि प्रथम 2 राज्य विकल्प में दिए नहीं गए, इसलिए सही उत्तर विकल्प आपका झारखंड वाला यहाँ पर हो जाएगा। वैसे आपको जब बात करेगा किसकी, अभ्रक की, तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। अगला देखते हैं, ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था? 149, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा कि भारत में खनिज उत्पादन में
समृद्ध राज्य इनमें से कौन सा है? तो कौन सा राज्य है इनमें से? बिहार राज्य है खनिज उत्पादन में। और ये भी बताया गया है इसमें कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग मूल्य की दृष्टि से 6 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार का नंबर आता है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिहार हो जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो नीचे राज्यों का क्रम यहाँ पर दिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे भी वीडियो को समाप्त करने से पहले कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर हो चुके हैं वो हमने बीपीएससी जो कराता है वो सब इसमें करवा दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।